वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज़। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज़ है, ये आपकी हिंदी साहित्य के लिए भी आपके समक्ष आ रही है और ये हिंदी जो व्याकरण है इसके संबंध में भी आ रही है। ठीक है, इससे पहले हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है, अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। क्योंकि जितने भी आप वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं, अगर आप उन्हें निरंतर देखते हो तो आपको उनसे काफ़ी लाभ मिलेगा। इसलिए निरंतर बने रहिए, लाभ लेते रहिए उन चीज़ों का। तो अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पर आपको हर एक लेक्चर का पीडीएफ सेंड किया जाता रहता है। ठीक है, वहाँ पर जुड़कर भी आप लाभ ले सकते हो, क्योंकि पीडीएफ भी आपको मिल जाए तो अच्छा रहता है स्टडी करने के लिए। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आपके समक्ष लाया हूँ। तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द। ये जितने भी प्रश्न हैं ना, पहले पूछे गए हैं, इसलिए भविष्य की कोई भी परीक्षा आपकी क्यों ना हो, वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। सही विकल्प विकल्प ए होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को आगे बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो हो गया स्वर, दूसरा कौन सा हो गया? व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 41 है। ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको परीक्षा हेतु। तो व्याख्या यहाँ पर की गई है, आप इसे आराम से पॉज करके भी पढ़ सकते हो। फिर प्रश्न संख्या 2, इसमें क्या पूछा गया है? 2 में पूछा गया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? विकल्प है शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा 3, भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई क्या है? विकल्प है अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है। पद को शब्द भी कहा जाता है। पद से भी छोटी इकाई अक्षर या अक्षर से भी छोटी इकाई ध्वनि है। मैं यहाँ पर एक चार्ट जैसा बना देता हूँ आपको। भाषा की सबसे छोटी या सार्थक इकाई कौन सी है भाषा की? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि फ़ायदा मिलेगा आपको। भाषा से है छोटी कौन? वाक्य। वाक्य से भी छोटा किसे माना जाता है? वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य। उपवाक्य से भी जो छोटे की बात करें तो हम उपवाक्य से भी छोटा क्या होगा? पदबंध। पदबंध। पदबंध से भी छोटा क्या होगा? पदबंध से भी छोटा होगा आपका पद। पद को कहा जाता है शब्द, भी याद रखना आपने। ठीक है, और शब्द से भी छोटी इकाई या पद से भी छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि, ये रहेगा क्रम सारा। ठीक है ना, इसको रखना आपने याद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये। इसका मैं भी स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ ताकि आपको भी और हमें भी याद रहे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से, तो आपको ये याद हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा अनाउंस आपको कर देता हूँ, बता देता हूँ। अब हिंदी साहित्य के हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी साहित्य के भी और हिंदी ग्रामर के लिए भी। जैसे ये ग्रामर है, इनके ही आपको सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हो तो जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है 76 517 294, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो और इन नोट्स को ले सकते हो। साथ में ही अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं LT टेट, LT कमीशन, TGT, PGT हिंदी, इसके लिए भी हमारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं और नोट्स भी अवेलेबल हैं। इनके लिए भी अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको हार्ड कॉपी के तौर पर, और जो कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स भी आपको अवेलेबल होगा। लेना चाहते हो तो संपर्क करिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? विकल्प हैं 10, 7, 2 या 8। अभी ऊपर बताया था मैंने वर्णों के कितने भेद हैं, 2। कौन कौन से हैं? एक तो स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 5, इसमें क्या पूछा गया है? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? ये भी मैंने ऊपर बताया था अभी आपको, 44, 33, 52 या 48। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा 52। 52 बताया था ना। इसमें क्या था? 11 स्वर थे, 33 व्यंजन थे, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन थे, प्लस 2 योगवाहा थे, प्लस 2 द्विगुण व्यंजन थे। तो टोटल का जब हम जमा करते हैं 33 11 कितने हो गए? 44, 44 ये हो गए, 44 तो 48, 48 तो 2, 50, 50 तो 2, 52। ठीक है, ये इस तरह से क्रम होगा, ये आपने याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। कौन कौन से हैं वो संयुक्त व्यंजन? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये है संयुक्त व्यंजन। डायरेक्ट पूछा जाता है अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह शब्दों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं ये अयोगवाह? अंग और अ। अंग और अ। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? ड, ड, ये 2 हैं, ये भी 2 याद रखने आपने। इस तरह से याद रखिएगा, जो भी मैं अलग से आपको फैक्ट बता रहा हूं। फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 6, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वर्णमाला? ये भी आपको याद होना चाहिए, सरल सा प्रश्न है ये भी। ये कहा जाता है वर्णमाला। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, इसमें पूछा गया कौन स्वर नहीं है? कौन सा विकल्प यहाँ पर ऐसा है जो स्वर नहीं है? विकल्प में है अ, उ, ए, ब। जब उच्चारित कर रहे हो ना आप, उसी से आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो ब है ये स्वर नहीं है, बाकी तीनों ही स्वर होंगे। जो ब है ये है आपका ब स्पर्श व्यंजन होगा। ये क्या होगा? स्पर्श व्यंजन। यह प वर्ग का तृतीय वर्ण है। कैसा है? प वर्ग का ये तृतीय व्यंजन है। ये भी आपको ध्यातव्य होना चाहिए। उत्तर दिख गया, कोई बात नहीं। प्रश्न देखिएगा 8, इनमें से री क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, दोनों या फिर स्वर? क्या होगा यहाँ पर री? तो जो री है, जब आप इसका उच्चारण करते हो तो आपको पता चलता है ये स्वर है। क्या है ये? स्वर है ये। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा स्वर क्या किसे कहा जाता है? स्वर, जब भी आप किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, बीच में उच्चारित करते इसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं पड़ता है, स्वर निर्बाध और स्वतंत्र तरीके से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 हैं स्वरों की संख्या। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हैं आपके स्वर।
इनमें से मूल स्वर पूछा जाएगा कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, वो भी आपको लिखवा देता हूं। मूल स्वर, मूल स्वर देखिएगा यहां पर अ, ई, उ, री, ये है मूल स्वर। कितने हैं ये? 4, ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त स्वर ये कितने हैं? 4 हैं, ये भी संयुक्त स्वर। इसमें संयुक्त, इसमें देखिए कौन कौन से आएंगे आपके, ए, आई, ओ, औ, ये होंगे आपके संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, नहीं तो बड़ा लेंथी हो जाएगा ये लेक्चर। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ, ये मैंने बता दिया आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की विकल्प है वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। जो री की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो वो हुआ विकल्प ए में, वृष्टि में। ठीक है। और अन्य री की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया वृष्टि, दूसरा मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पर कृतज्ञ, कृतज्ञ, और कृष्ण, और सृजन, ये सृजन, ये होंगे कुछ जो शब्द आपको लिखवाए मैंने। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभी मैंने ऊपर बताया आपको ये। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहयोग प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। क्या होगा यहाँ पर सही विकल्प? तो वो हो जाएगा स्वर, विकल्प बी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 11, इसमें क्या पूछा गया है? स्वरों की संख्या कितनी स्वीकार की जाती है? विकल्प है 11, 13, 9 या फिर 10। स्वरों की संख्या कितनी है? 11, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है? जब हम इसे पढ़ते हैं, जब मैंने आपको परिभाषा बता दी, तो यही उत्तर आएगा कि बिना किसी की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है, निर्बाध गति से होता है। इसलिए जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। ये क्या आ गया? अगला देखिएगा 13, क्या पूछा गया है 13 में? स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? विकल्प में है संधि, समास, वर्ण या फिर लिंग। अभी हमने देखिए ये पाठ्यक्रम जो हमारा पाठ पहला है, ये कौन सा है? वर्ण वाला है। तो वर्ण वाला है तो नॉर्मल सी बात है, ये वर्ण से ही संबंधित होंगे स्वर, वर्णमाला से। तो जो स्वर हैं ये वर्ण से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? पहला तो देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। ये होंगे। तो आगे जब इसका प्रश्न आएगा तो हम और ज़्यादा भी एक्सप्लेन करेंगे इसे, फिलहाल यहाँ पर छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा यहाँ पर 15,
ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? अभी ऊपर हमने देखा ये किसके प्रकार हैं बताइए। तो ये संधि के होंगे, व्यंजन के होंगे या फिर स्वर के होंगे। तो जो सही विकल्प होगा ना यहाँ पर तो स्वर के होंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा तो गलत ये कोई भी ना करिएगा, इसका उत्तर होगा स्वर। फिर है यहाँ पर प्रश्न संख्या 16, किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? ऐसा कौन सा समूह है जहां पर सभी के सभी स्वर जो हैं ये दीर्घ होंगे? तो यहाँ पर जो सभी दीर्घ स्वर होंगे तो वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए। ई बड़ी ई, ए, ऐ, ओ, औ, ये होंगे सारे दीर्घ स्वर। ह्रस्व और दीर्घ वाला मैंने प्रश्न आपको पहले ही कराया था ना, प्लुत वाला भी करवा दिया था, थोड़ा सा करवा देता हूँ यहाँ पर फिर से आपको। ह्रस्व स्वर ये वो स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, एक मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तुम यहाँ पर चले जाओ यार। उदाहरण के लिए हम बात करें यहाँ पर, जैसे देखिए अ, ई, छोटा ऊ, री, ये हो गए ह्रस्व स्वर। अगर हम दीर्घ की बात करें, दीर्घ स्वर कौन से होंगे? दीर्घ स्वर इसमें देखिएगा जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का स्वर इसमें है एक मात्रा का स्वर, इसमें होगा दो मात्राओं का स्वर, दो मात्राओं का समय, जैसे उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। इसमें देखिए उदाहरण क्या क्या है, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये होंगे इसके उदाहरण, ये याद रखने आपने, ठीक है। फिर आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का स्वर तीन मात्राओं का समय लगे उसे कहा जाता है प्लुत स्वर। उदाहरण के लिए जब हम दीर्घ प्लुत शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये संस्कृत व्याकरण में ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, जैसे सीते, गीता, राम, इस तरह का जो लंबा जाता है ओम, तीन मात्रा का समय जब लगे तो वहां पर ये चीज़ें होती हैं, ये ध्यान रखनी है आपने। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 17, इसमें क्या पूछा गया है 17 में, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? मैंने बताया नहीं, अभी हमने ऊपर देखो लिखा ना, हमने अभी ऊपर आपको बताया। तो जो सही होगा तो वो कितना होगा? 11, 7, 4 या फिर 2। तो ये होगी आपकी कितनी? 4। ऊपर बताई मैंने, रिपीट नहीं करूँगा अब मैंने। चलो करूँ, अ, ई, उ, री, ये। और अगला प्रश्न देखिएगा अब, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उनको क्या कहा जाता है? विकल्प है प्लुत, गुरु, मूल या फिर लघु। यहाँ पर एक नया शब्द आपको सीखने के लिए मिलेगा, उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ, दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ का ही अर्थ निकलता है गुरु भी, गुरु स्वर भी कहा जाता है, इसलिए होगा यहाँ पर गुरु। अगला है 19, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर मैंने ऊपर बताया ना आपको, जिनमें दो मात्राओं का स्वर लगता है। तो विकल्प अगर देखोगे आप तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि दीर्घ किसके अंतर्गत, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो दो आएंगे यहाँ पर, कौन कौन से आएंगे? एक तो देखिएगा यहाँ पर आ, ओ, ये दोनों आएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20,
यहाँ क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर नहीं है, ये भी मैंने बतलाया था आपको। तो यहाँ पर जो संयुक्त स्वर नहीं होगा तो वो होगा आपका विकल्प सी, ऊ। ये अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 21। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ये भी बतलाया था आपको, किस में लगता है, अनुस्वार में, ह्रस्व में, या अनुनासिक में, या प्लूत में। तो ये हो जाएगा प्लूत। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ, प्रश्न संख्या 22। प्लुत स्वर कौन सा होता है। जब आप उच्चारित करोगे ओम 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 ओम, यहाँ पर जब उच्चारित करते हो तो ये सबसे ज़्यादा समय है, 3 मात्राओं का समय लग रहा है, तो ये सही होगा। फिर प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। विकल्प है आ, उ, ई, ए। तो जो माना गया है तो वो होगा आपका ए, ये विकल्प डी। मेरे उच्चारण का अलग तरीका हो सकता है, आप अपने हिसाब से इन शब्दों को उच्चारित कर सकते हो। अगला देखिए 24। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है विकल्प डी, ओ। और प्रश्न संख्या है यहां पर 25। इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है। संवृत्त स्वर कौन सा है। विकल्प में है ओ, ई, ओ, अ। संवृत्त स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जिह्वा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तालु से समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई, ये क्या है, संवृत्त स्वर है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचा, जितने भी आपको तथ्य मैंने करवाए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ये। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना। फेसबुक में भी आपको पीडीएफ मिल जाती है फ़ोटोज़ के माध्यम से। बाकी कोई क्वेरी है कोर्स को लेने से संबंधित या फिर नोट्स को लेने से संबंधित, तो इसके लिए भी आप क्वेरी कर सकते हो, जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो अवश्य लाइक करना इसे। धन्यवाद।